गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनपीओ का लेक्चर 3 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आज स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो लोग 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, तभी ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे, यहाँ कहता है इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने सीखा था। उसमें हम लोग जिस तरीके से काम करते थे वही सेम तरीका यहाँ भी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एन एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, now point number 2, it shows all revenue incomes earned and revenue expenses incurred during an accounting period। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रिवेन्यू नेचर के इनकम को और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन कहता है यहां साथ साथ एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक ही अकाउंटिंग पीरियड का, मीन्स कि करेंट ईयर का रिवेन्यू नेचर का इनकम और रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस को ही लिखा जाएगा। तो रिवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, रिवेन्यू होता क्या, तो ऐसा इनकम और एक्सपेंसेज जो बार बार हो उसको हम लोग रिवेन्यू और रेकरिंग नेचर के नाम से जानते हैं। उसके बारे में और भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 4 में। रिवेन्यू नेचर क्या होता है और कैपिटल नेचर क्या होता है। अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है, रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंसेज नेचर का जो भी आइटम होगा उसको ही लिखना है। लेकिन एन अकाउंटिंग पीरियड मतलब करेंट अकाउंटिंग ईयर का, मतलब जिस साल का हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे उसी साल के इनकम को और एक्सपेंसेज को लिखेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लें हम 2020 के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब इसमें जो भी रिवेन्यू इनकम और जो भी रिवेन्यू एक्सपेंसेज होगा वो 2020 फाइनेंशियल ईयर का होगा। मतलब कहां से कहां तक, तो यहां पर आप लिखेंगे 2020 की हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक के रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंसेस को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 31 मार्च 2020 को हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ही इनकम और एक्सपेंडिचर को लिखा जाएगा, ना तो इसके पहले का ना तो इसके बाद का। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट नंबर 3 यहाँ देख रहे हैं, कहता है इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या था, ये जो हम लोगों ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 को लिखे, तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मतलब 31 मार्च 2020 को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। साथ साथ कहता है ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर हम लोग करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, बट यहाँ मैंने नोट में यहाँ पे लिख दिया, जो लोग भूल गए होंगे। एज वी नो डैट books of accounts are prepared on accrual basis, that is only that amount of income or expenses is considered which belongs to current accounting year। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर ही हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि अगर हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अगर बना रहे हैं तो उसी फाइनेंशियल ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस को, वो भी रिवेन्यू नेचर का, उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे, अदर को नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग कब से कब तक का होगा, तो 1 अप्रैल से 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक के ही रिवेन्यू, इनकम एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेज को लिखेंगे, याद रखना है। ठीक है, अगर 31 मार्च 2020 को हम बना रहे हैं, वहीं ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ समझिए आप। अगर मान लेते हैं 2019 के लिए बनाया गया होगा, 31 मार्च 2019 को बनाया गया होगा, तो इसमें स्टार्टिंग कब से होगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इनकम और एक्सपेंसों का उसी को लिखेंगे, इसके पहले का नहीं और ना इसके बाद का। बात समझ में आया? तो अगर 31 मार्च 2019 को हम लोग बैठे हैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का इनकम और एक्सपेंसेज को केवल लिखेंगे। यही कहता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फिर से एक बार पढ़ते हैं। एज वी नो डैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, दैट इज ओनली दैट अमाउंट ऑफ इनकम और एक्सपेंसेज इज कंसीडर्ड विच बिलोंग्स टू करेंट अकाउंटिंग ईयर। तो करेंट अकाउंटिंग ईयर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए 4th पॉइंट कहता है इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस वेदर इट हैज सरप्लस और डेफिसिट। यहाँ सरप्लस और डेफिसिट की बात करता है। ये क्या निर्धारित करता है? ठीक है, तो इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। जो भी एनपीओ में एक्टिविटीज होगा, ऑपरेशंस होगा, ठीक है, तो सरप्लस और डेफिसिट में ही वो बताएगा। चलिए इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा हमारा, सरप्लस और डेफिसिट, या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। अगर मान लेते हैं एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो जाता है और इनकम हमारा कम होता है, उस केस में क्या होगा, खर्च ज़्यादा हो गया इनकम से, मतलब डेफिसिट हुआ। और जहाँ इनकम ज़्यादा हो गया और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो क्या होगा, सरप्लस होगा उस केस में। ठीक है,
इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इट डिटरमाइंस द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस वेदर इट हैज सरप्लस और डेफिसिट। नंबर 5, इट हैज टू साइड्स, इसमें दो साइड्स होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको हम लोग डेबिट साइड कहते हैं। ठीक है, इट हैज टू साइड्स नेमली डेबिट एंड साइड। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड and all the expenses and losses are recorded on the debit side। तो टू साइड से डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पर साइड बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, यहाँ क्रेडिट होगा। तो ऑल इनकम्स, जितना भी रिवेन्यू नेचर का इनकम्स होगा उसको कहाँ लिखेंगे? ठीक है, तो जितना भी इनकम्स होगा एंड गेन्स होगा, इनकम और गेन्स सेम चीज है, तो उसको रिकॉर्ड करना है कहाँ? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आइए फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए, जितना भी इनकम से हमारा, जो भी हमारा इनकम है उसको किस साइड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी इनकम होंगे, लेकिन किस नेचर के? रिवेन्यू नेचर के, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए, वहीं दूसरी ओर कहता है ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, जितने भी खर्च होंगे और लॉस होंगे उसको रिकॉर्ड कहाँ करना है? तो डेबिट साइड। आइए फॉर्मेट में देखते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर को कहाँ रिकॉर्ड किया गया? डेबिट साइड। बात समझ में आ रहा? तो किस नेचर का? रिवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का नहीं। चलिए, अब बात करते हैं नंबर 6, एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड over the debit side is termed as surplus, whereas excess of debit side over the credit side is termed as deficit। जो चीज़ यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े थे कि सरप्लस होगा कब? जब हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाए। एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सरप्लस कब होगा? तो देखिए, सरप्लस कब होगा? जब एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा? कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम क्या हो जाएगा? इनकम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा? सरप्लस। और डेफिसिट कब होगा? तो डेफिसिट जब इसका जस्ट उल्टा, एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए और इनकम हमारा कम हो जाए, इस केस में हमारा क्या होगा? डेफिसिट होगा। यही सरप्लस को हम लोग याद कीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में क्या लिखते थे? तो ट्रेडिंग एंड पीएल में इसको हम लोग नेट प्रॉफिट के नाम से जानते थे। क्लास 11th में जो फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने बनाया, और इसको हम लोग नेट लॉस के नाम से जानते थे। ठीक है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भाई इनकम एक्सपेंडिचर लाइक P&L अकाउंट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कहता है नंबर 7, सच सरप्लस और डेफिसिट एज द केस में बी इज आइदर एडेड टू और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। क्या कहता है? सरप्लस हो या डेफिसिट हो, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? सरप्लस और डेफिसिट को तो कैपिटल फंड में, जो कि बैलेंस शीट में हमारा जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, तो कैपिटल फंड के मतलब बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में या तो हम लोग ऐड कर देंगे या तो डिडक्ट कर देंगे सरप्लस को और डेफिसिट को। ऐड कब करेंगे? तो ऐड हम लोग उस केस में करेंगे जब हमारा सरप्लस होगा तो हम ऐड कर देंगे, और जब डिडक्ट कब करेंगे? जब हमारा क्या होगा? डेफिसिट होगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। कहाँ करेंगे? तो बैलेंस शीट में करेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए देखते हैं। देखिए 12 नंबर हमारा कॉन्सेप्ट,
इसमें फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे फर्स्ट कहता है नेचर, प्रकृति। तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, याद रखेंगे, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। एकदम एमसीक्यू में आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? तो नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट किस तरह का अकाउंट था? तो रियल अकाउंट। याद है ना? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का अकाउंट था? तो रियल अकाउंट, याद रखना है। अब बात करते हैं एंड देयरफॉर ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस incurred are recorded on the debit side and all revenue incomes and gains earned are recorded on the credit side of this account। वही सेम चीज जो हम लोग अभी मीनिंग में पढ़े, ठीक है। नंबर 2, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? तो इट फॉलोज द एक्रूअल बेसिस, ठीक है, मतलब करेंट ईयर का ही केवल रिवेन्यू नेचर का इनकम और एक्सपेंसेस को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इट फॉलोज द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू ascertain surplus or deficit arising after meeting all revenue expenses against all revenue incomes at the end of accounting period। वो भी ऊपर हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। नंबर 3, पीरियड। It records only those expenses and incomes which relate to the current accounting year। याद रखना, current accounting year मतलब जिस साल का हम बना रहे हैं उसी साल का, ठीक है, उसके पहले का नहीं, उसके पहले बाद का नहीं। जैसे एक एग्जांपल से भी समझ लें इसको आप। मान लें अगर एक सोल ट्रेडर से, सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोगों ने पढ़ा था, तो सोल ट्रेडर अपना बिजनेस रन कर रहा है और बिजनेस रन करने के बाद, ठीक है, उसको ये जानना है कि उसके बिजनेस में आज का डेट कितना है। तो आज है डेट 5/6/21, 5 जून 2021। तो ये सोल ट्रेडर मिस्टर एक्स ये चाहता है कि केवल 5/6/21 का ही प्रॉफिट या लॉस हमको पता चले कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। केवल आज का ये जानना चाहता है, ओनली टुडे, ठीक है। तो क्या ये 4/6/21 का सेल परचेज जो भी डीलिंग होगा 4/6/21 का शो करेगा इसमें? तो नो, तो नहीं दिखाएगा। अगर 3 का भी इसको पैसा मिला होगा तो क्या दिखाएगा इसमें? तो नहीं दिखाएगा भाई। बात समझ में आ रहा है? ये भी नहीं दिखाएगा। मतलब कि केवल आज का ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, तभी 5/6/21 का प्रॉफिट और लॉस को ये कैलकुलेट कर पाएगा सोल ट्रेडर जो कि मिस्टर एक्स है। उसी तरीके से बिजनेस फर्म, ठीक है, 1 साल का ही अकाउंट बनाती है, 1 ईयर के लिए बनाती है, हर साल अकाउंट्स मेंटेन करती है। तो अकाउंट्स मेंटेन करती है तो एक फाइनेंशियल ईयर का, 1 फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शंस को ही केवल रिकॉर्ड करती है, ट्रांजैक्शंस को ही केवल रिकॉर्ड करती है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग जो होता है एक्रूअल बेसिस के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो ये अगर मान लेते हैं 1 साल का जानना चाह रहा, तो भाई 1 अप्रैल से रिकॉर्ड करना शुरू करेगा, 1 अप्रैल 2019 से मान लेते हैं, और कहाँ तक जाएगा लास्ट? 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ तक का जो भी डीलिंग होगा उसी को रिकॉर्ड करेगा ना, उसके पहले का नहीं करेगा ना उसके बाद का। इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए कहता है इनकम पीरियड क्या? इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज एक्सपेंसेज एंड इनकम्स विच रिलेट टू करेंट अकाउंटिंग पीरियड। नंबर 4, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज। तो इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस
it has no opening balance. However, balance at the end is either surplus or deficit. याद रखना, इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता था ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग देखें ना ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। वही कहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज के लिए इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। हाउएवर बैलेंस एट द एंड इज आइदर सरप्लस, तो बैलेंस एट द एंड मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ देखने को मिलेगा, ओपनिंग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बट क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, तो वो भी या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। तो विच इज देन ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, और वही सरप्लस को और डेफिसिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फंड में, ठीक है। तो कैपिटल फंड कहाँ देखने को मिलेगा, तो बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। मान लेते हैं बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल फंड जो होगा अगर सरप्लस होता है तो आप ऐड कर दीजिए, ऑब्वियस ही बात है ना, सरप्लस हुआ मीन्स कि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, जोड़ देंगे। अगर वही लॉस हो गया तो हम लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं, तो इसको लेस कर देंगे। आइए नंबर 5, एडजस्टमेंट्स। सिंस इट फॉलोज एक्रूअल बेसिस, बार बार हम लोग एक्रूअल बेसिस का चर्चा कर रहे हैं, ऑफ अकाउंटिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स आर टू बी गिवन इफेक्ट विच आर नेसेसरी टू रिकॉर्ड द इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस रिलेटिंग टू द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जिस साल का बना रहे हैं उसी साल का इनकम, गेन, एक्सपेंसेस, लॉसेस को लिखेंगे, उसी को हम लोग कह रहे हैं करेंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जैसे इसका करेंट अकाउंटिंग क्या हो गया, इसके लिए 5 तारीख का केवल निकालना चाह रहा है तो 5 का ही रिकॉर्ड करेगा। मान लेते हैं 2 डेज का निकालना चाह रहा है, ये 4 का भी निकालना चाह रहा है, 4 6 21 का भी और 5 6 21 का भी, कि इस दिन हमको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। तो इसी का इनकम को, एक्सपेंस को, लॉस को और गेन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इसके पहले का थोड़े ना करेगा जी, 3 तारीख का थोड़े ना 6 तारीख का करेगा, नो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 13 में चलते हैं। चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, कब आप बना रहे हैं। जैसे हम लोग 31 मार्च 2020 बना रहे हैं तो 31 मार्च 2020 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इधर साइड डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट होगा, फॉर्मेट जैसा है उसी तरीके से बनाएंगे, किसी तरह का कोई रिसर्च नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर इधर साइड लिखा जाएगा डेबिट साइड, और इधर साइड इनकम लिखा जाएगा। यहाँ अमाउंट होगा, यहाँ पर नीचे में आप रुपीज का भी साइन दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा अगर दे दे तो, ठीक है। चलिए इधर टू सैलरी होगा, ठीक। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है तो उसको लेस करेंगे और फिर बाहर अमाउंट हम लोग डाल देंगे, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 4 में हम डिटेल में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। केवल अभी फॉर्मेट को समझिए कि फॉर्मेट में क्या क्या है। टू रेंट, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड है तो उसको भी लेस करके अमाउंट बाहर करना है। टू ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनोरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेज, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, स्पोर्ट्स मटेरियल्स, और यहाँ पे सरप्लस कब, जब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारा इनकम ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो सरप्लस होगा इस केस में, और यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी डिटेल में आप लोग को समझ में आएगा। अभी आप लोग पूरा नोट्स को अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस का। तो इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा, उसको हम लोग ऐड करेंगे। एडवांस होगा बिगनिंग का, ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, लेस करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लेस एडवांस एट द एंड, ठीक है, एडवांस एट द एंड।
उसको भी हम लोग लेस करेंगे और फिर अमाउंट ले जाकर बाहर करेंगे। ये एंड क्या होता है, बिगनिंग क्या होता है, वो सारा बताएंगे हम आप लोग को। ठीक है, केवल अभी आप इतना याद रखेंगे कि आउटस्टैंडिंग अगर एंड का हो तो उसको जोड़ेंगे, एडवांस हो बिगनिंग का तो उसको भी ऐड करेंगे। लेस कब करेंगे, आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग हो, और लेस कब करेंगे, एडवांस एंड का हो। चलिए, एंट्रेंस फी, डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स बाय हॉल रेंट, सन्ड्री रिसिप्ट्स और डेफिसिट कब, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। कब होगा, किस केस में होगा, जब हमारा इनकम कम हो जाए और एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तब डेफिसिट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कह क्या रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये लाइक क्या है, P&L अकाउंट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बार आप लोग को हम फॉर्मेट शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ना, फॉर्मेट है ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ के आया है। तो यहाँ पर भी क्या लिखते थे हम लोग, जितना भी हमारा एक्सपेंस था उसको डेबिट में लिखते थे, और जो भी इनकम होता था उसको क्रेडिट में लिखते थे। फिर हमारा क्या आता था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो वहाँ पर क्या आ रहा है, तो उसमें हमारा क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, और क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। यहाँ भी हम लोग एक ही अकाउंटिंग पीरियड का जो भी इनकम एक्सपेंस होता था उसको नोट करते थे, रिकॉर्ड करते थे, उसी तरीके से उसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 30। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा आज। तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जाना, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और ये जाना कि भाई क्या होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से नोट्स कर लेंगे। वीडियो को एक बार कम से कम आप लोग अच्छे से देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और जो भी डिस्कस होगा हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल।